हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। ये जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम पर आधारित पांचवा वीडियो है। इससे पहले मैंने जो 4 वीडियो बनाए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पहले वीडियो से लेके अभी तक के सारे वीडियोज़ को देखें और उसके बाद ये 5वें वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेषफल पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा। जो शेषफल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं तो दिखने में बहुत हार्ड दिखते हैं, लेकिन जब उन्हें बनाने का तरीका हमें मालूम रहता है तब हम उन्हें बड़े आराम से बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शेषफल का जो थ्योरम रहता है उसको समझने के लिए शेषफल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 37 को 7 से भाग दीजिए तो यहाँ पे 5 बार में 35 तक जाएगा और 2 शेषफल बचेगा, ये 2 बचता है। इसी को हम लोग लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं कि अगर 37/7 लिख दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 पंचे 35, 2/7, ये जो 2 रहता है वही शेषफल रहता है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो अगर हम लोग मैथ्स के नियम से माने तो मैथ्स में तो ये पॉसिबल नहीं रहता है। मैथ्स में जो मैं ये ट्रिक बताऊंगा वो गलत रहता है, अर्थात मैं यहाँ पे आपको नेगेटिव शेषफल के बारे में बताऊंगा, नेगेटिव रिमाइंडर। ये जो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है मैथ्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानेंगे। अब मानने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन रहते हैं उनको बनाने में आसानी जाएगी। तो अगर कभी भी पूछा कि नेगेटिव रिमाइंडर का अस्तित्व है तो नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर होता है। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है कि अगर मैं बोलूँ 27 को 5 से भाग दिया जाए तब आप क्या बोलेंगे कि शेषफल क्या बचा, 2 बचा, प्लस में 2 बचा, क्योंकि 5 पंचे 25, 2 जोड़े तो 27 आया, तब ये 2 शेषफल बचा। लेकिन अगर इसी में नेगेटिव रिमाइंडर को देखें तो इससे हम लोग 27 है, 27 से कम को लिए थे पहले तब ये 25 बचा, अगर ज्यादा को ले तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो 30 में अगर हम लोग 27 को घटा दें तो कितना शेषफल बच रहा है, -3। तो ये -3 क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर, अरे +2 क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो ऐसे ही अगर हम लोग ये 37 के लिए देखें तो पॉजिटिव रूप में क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव रूप में 7 छक्का 42, 42 अर्थात -5 ये आया। अब इसके बाद अगर उदाहरण देखते जाए तो एक हमने क्या देखा है कि 37/7 अभी देखे तो इसके दो रिमाइंडर आते हैं, 2 रिमाइंडर में पॉजिटिव रूप में और एक नेगेटिव रूप में। तो पॉजिटिव में 2 आता है, नेगेटिव में 5 आता है। अब इसी के बाद अगर हम लोग 27 के लिए उदाहरण देखिए 5 का डिवाइड करते हुए तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया, एक पॉजिटिव में 2 आया, एक नेगेटिव में 3 आया। इसी तरह अगर हम लोग एक और उदाहरण देखें कि 29 को 9 से डिवाइड करें तो 9 या 27 होता है, तो पॉजिटिव में 2 आया तो नेगेटिव में -7 आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो है 2 और 5 दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। तो ये 7 कहाँ से आया, ये 7 है, ठीक। इसी तरह अगर ये 2 और ये 3 को जोड़े तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ये 5 यहाँ पे है। अगर ये 2 और ये 7 को देखे तो ये दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है, ये 9 यहाँ पे है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा उनके अंकीय मानों का योग जो होता है वो क्या होता है, भाजक के बराबर होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको याद रखना है हमें। अब एक बात ये रहता है कि ये जो एक पॉजिटिव है तो कंफर्म ये रहेगा कि जो दूसरा आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसके बाद अगर हम लोग उदाहरण देखते चलते हैं तो क्या हो जाता है कि 36 में अगर हम लोग 10 का डिवाइड करें तो एक पॉजिटिव में क्या आएगा, 6 आएगा, तो नेगेटिव में हमें बताना है तो -4 आ जाएगा। क्या कि हम लोग 10 में ये 6 को घटा दिए तो क्या आया, 4। अब हम लोग जानते हैं कि ये अगर पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में आएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग उदाहरण देखें तो 95 है, उसको हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 8 88 और 11 या 99। इसमें अगर 99 में -4 आ रहा है तो प्लस में कौन सा आएगा, 11 में 4 को घटा दो तो 7 आया, तो ये प्लस का रिमाइंडर हो गया, ये माइनस का रिमाइंडर हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग कोई बड़ी संख्या देख ले तो बड़ी संख्या में भी यही रहेगा कि जैसे 937/12 को ले लेते हैं तो इसमें कौन सा रिमाइंडर आ रहा है, तो 12 सत्ते 84 हो गया। अबे 84 में कितना आएगा, 9 आएगा और ये 7 आएगा, 12 अट्ठे 96, तो 1 बचा। पॉजिटिव में कितना बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है, तो नेगेटिव में कितना बचेगा, -11 शेषफल बचेगा। अब इसी तरह हम लोग ये समझ गया है कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा, इन दोनों का जो योग रहेगा वो हमेशा भाजक के बराबर रहेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इसके बाद जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे अगर शेषफल का सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल पर ध्यान देना है। जैसे यूनिट डिजिट में अगर देखते हैं तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो केवल हमें यूनिट डिजिट पर फोकस करना रहता है, हमें बाकी के अंकों का कोई मतलब नहीं रहता। उसी तरह अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल से मतलब रहेगा, बाकी के कोई भी अंक से कोई मतलब नहीं रहता।
अब इसके बाद अगर हम लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में देखें तो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो 27 के घात में 30 और इसके बटे 26, ऐसे क्वेश्चन देखने में हार्ड दिख रहे हैं, लेकिन जब इन्हें बनाने बैठेंगे तो क्या होगा कि हमें करना कुछ नहीं रहता, केवल इसका शेषफल देखना है। अगर मैं 27 में 26 का भाग दूं तो कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। अब ये एक के घात में मैं ये 30 को लगा देता हूं, ये 30 लगा तो एक के घात में 30, अगर एक के घात में कोई भी संख्या रहे हमेशा मान क्या आएगा, एक आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर एक आया। इसी तरह अगर मैं एक क्वेश्चन ये ले लूं कि 25 बटे 26 और यहाँ पे 25 के घात में 30 लगा दूं तो क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर 25 को 26 से भाग दें तो दो टाइप से शेषफल बचते हैं, एक बचता है 25 शेषफल बचेगा खुद और एक बचेगा माइनस एक बचेगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, 26 आ गया, ये 26 क्या है, ये वाला। अब इसके बाद हम लोग को एक बात ये याद रखना रहता है कि कभी भी शेषफल वाले में हम लोग जो भी संख्या को लेते हैं वो हमेशा छोटी संख्या को लेते हैं। यहाँ 25 और एक में कौन सी छोटी संख्या है, एक छोटी संख्या है तो एक को लेंगे। एक में हम लोग ये 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक माइनस एक लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस एक शेषफल बचा है। अब इसके घात में क्या लगा है, 30 लगा है तो 30 को लगा देंगे और बटे 26 कर देंगे। इसके बाद ये किसी भी संख्या अगर माइनस में है उसके घात में सम संख्या लगी है तो हमेशा मान क्या आता है, धनात्मक आता है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव में 1 आएगा अपॉन 26। तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आया है, पॉजिटिव 1 अर्थात 1 आया। इसी में अगर हम लोग ये जो 30 है उसके जगह कोई विषम संख्या ले लेते तब क्या होगा, तब अगर मान लो -1 पावर 19 अपॉन 26 आ गया, तब इसको हम लोग क्या हल करेंगे, तो इसमें ये जो -1 है उसके पावर में विषम संख्या है तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 26 आ जाएगा। अब मैं क्या बोला था कि जो भी रिमाइंडर रहता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ये हमने सिर्फ माना है इसलिए नेगेटिव आया है, लेकिन जो मैथ्स की भाषा है उसमें हम लोग देखें तो कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है। इस कारण से हमें पॉजिटिव रिमाइंडर को ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में रहे नेगेटिव रिमाइंडर तब भी उसे टिक नहीं करेंगे क्योंकि मैथ्स में नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है, सिर्फ हमें पॉजिटिव रिमाइंडर को लेना है। तो इसका जो -1 है इसको हम लोग को चेंज करना है पॉजिटिव वाला में। क्या करेंगे, ये 26 में -1 कर देंगे, क्या आया, 25 आया, तो यही आपका रिमाइंडर रहेगा। अब इसी में अगर हम लोग विभाज्यता के नियम को देखें तो विभाज्यता के नियम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें भाग करना है। तो अगर हम लोग भाग कर रहे हैं तो विभाज्यता के नियम में केवल हमें क्या देखना था कि विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी तरह इसमें रिमाइंडर है तो रिमाइंडर में क्या देखना है कि विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें जो शेष बच रहा है उससे मतलब है। तो जैसे कि अगर रिमाइंडर पढ़ते हैं तो रिमाइंडर में फोकस करना है, अगर विभाज्यता पढ़ते हैं तो विभाज्यता में फोकस करना है, इकाई संख्या पढ़ रहे हैं तो इकाई संख्या में फोकस करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 के लिए अगर विभाज्यता का नियम देखें या 4 के लिए देखें या 8 के लिए या 16 के लिए अगर देखें, इसी तरह अगर 32 के लिए देखें तो सभी के लिए जो विभाज्यता का नियम है उसमें एक चीज कॉमन रहता है कि हमें हमेशा इकाई संख्या से लेना रहता है। तो 2 के लिए देखें तो इकाई से एक संख्या लेंगे, 4 के लिए देखें तो इकाई से 2 संख्या लेंगे, अगर 8 के लिए देखें तो इकाई से 3 संख्या को लेंगे, 16 के लिए देखें तो इकाई से 4 संख्या लेंगे, अगर 32 के लिए देखें तो इकाई से 5 संख्या लेंगे। तो इस टाइप से जैसे जैसे 2 का घात बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये इकाई संख्या बढ़ते जाएगा। अगर अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखें तो उदाहरण में अगर हम 1 3 5 7 9 11 13 माना कि ये कोई संख्या है, अब इसको हम लोग 2 से भाग करने बोल देते हैं, तब इसका जो शेष फल रहेगा वो क्या रहेगा, ये अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे कि केवल अंतिम का एक अंक को लेंगे, इसको 2 से भाग करके देखेंगे तो इसमें शेष फल क्या बचता है, एक शेष फल बचता है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम लोग को 4 से भाग देने बोल देगा तो इसमें अंतिम से 2 अंक को ले लेंगे, तो 13/4 किए, 4 तिया 12 आ गया, तो 1/4 शेषफल बचा, यानी कि एक शेषफल बचा, आंसर आपका 1 आएगा। इसी के बाद अगर इसी को 8 के लिए अगर बोल दे तो 8 के लिए क्या करेंगे, अंतिम से 3 अंक को लेंगे, तो 1 1 3 को मैं 8 से भाग दे के देखूं तो यहाँ पे 8 एकम 8 आ गया और यहाँ पे 3 शेषफल बचा, 8 चौक 32 आ गया, 1/8 अर्थात एक शेषफल बच रहा है। इसी में अगर इसको 16 से भाग देने बोल दे तो 16 से भाग के लिए हम लोग 4 अंक को लेंगे, तो 1 1 1 3 को हम लोग 16 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या शेषफल बचता है, 9 शेषफल बचेगा और 16 नीचे में आएगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो अब थोड़ा ऊपर उठ चुका है, हमें अब समझ आने लग गया है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बेसिक अप्रोच कैसे लगाना है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने का भी तरीका रहता है, हमें कभी भी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी हम लोग को एक ही बार हार्ड क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ना रहता है,
एक सीढ़ी में जो बढ़ रहा है वैसे बढ़ा रहता है। हम लोग एक कहानी सुने हैं कछुआ और खरगोश की। उस कहानी में क्या होता है कि जो खरगोश रहता है वो जल्दी से आगे जाता है और उसके बाद कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है, ऐसे करके वो आराम करने बैठ जाता है। अब उसके बाद कछुआ धीरे 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 अपने आगे पथ पर बढ़ते रहता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि खरगोश तो सोए रहता है, कछुआ आगे बढ़ जाता है। तो हमें वैसा नहीं बनना है खरगोश जैसे, हमें क्या बनना है, कछुआ बनना है। हमें धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ते जाना है, ना कि एक ही बार हार्ड क्वेश्चन में पहुंच गए। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे कि 27/5 हो गया। अब उसके बाद इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे 27/30 हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हार्ड है उसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, 23 गुणा 27 गुणा 35 गुणा 45 गुणा 90 गुणा 210, इतना को अगर मैं 11 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा। ये एक हार्ड हुआ। इसके बाद एक और हार्ड क्वेश्चन आता है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले ये वाले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद उस स्टेप में बढ़ेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया कि 23 गुणा 27 गुणा 35 गुणा 45 गुणा 90 गुणा 210, इसको अगर 11 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 11 से भाग देते हैं, तो 11 दूनी 22, एक शेषफल बचा। यहाँ पे 11 तिया 33, 33 में आगे बढ़ गए तो 3 पीछे आए, फिर 3 पीछे आए तो -6 पीछे आए, तब 27 आया। अब उसके बाद 11 तिया 33, 2 आगे है तो -2। अब उसके बाद यहाँ पे 11 चौक 44, 1 आगे है तो -1। यहाँ पे 11 अट्ठे 88, -2 तो यहाँ पे -2। यहाँ पे 210 है तो 11 एकम 11, 10 बचा, 11 निया 99, -1 ये बचा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ बीच बीच में क्या है, गुणा गुणा है, तो सभी में 1 गुणा -6 गुणा 2 गुणा 1 गुणा -2 गुणा -1, सबका अगर आपस में गुणा करें तो 1 2 ने 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24 और 24 एकम 24, जो भी आया उसका मान क्या आया, -24। अब इसको 11 से फिर भाग दिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 11 है, तो 11 से अगर भाग देते हैं तो 11 दूनी 22, अर्थात क्या आ रहा है, -2 शेषफल आ रहा है। अब ये जो -2 है, मैंने क्या बोला था कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, इस कारण से क्या करेंगे, ये 11 में घटा देंगे। तो 11 में अगर 2 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 9, तो 9 आपका आंसर रहेगा। ठीक, अब इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 से भाग देना है 127 गुणा 1239 गुणा 241 गुणा 168 गुणा 56 को। तो क्या करेंगे कि 5 से अगर भाग देते हैं तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि 5 को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो इकाई संख्या में क्या आता है, या तो 5 आता है या तो 0 आता है, अर्थात या तो 5 आएगा या तो 10 आएगा या तो 0 आएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसको अगर 127 को भाग देते हैं तो केवल यूनिट डिजिट को देखो, ये 5 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो -2, ये 10 से कितना कम है, -1, ये 10 से कितना ज्यादा है, -1, ये 10 से कितना कम है, -2, तो ये 5 से कितना ज्यादा है, -1। अब इस सब को गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यहाँ पे क्या आया, 4 आया, और यहाँ पे -1 बार और 2 बार, 2 बार माइनस है, इसलिए इसका जो भी मान आएगा वो प्लस में आएगा। तो ये जो 4 आया वही आपका आंसर है। अब यहाँ पे हम लोग ये माइनस वाला को लिए है, इसी में अगर आप बोलेंगे कि प्लस वाला को ले तो क्या होगा, तो इसी को अगर हम लोग दूसरा ले लेते हैं तब भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि अगर इसको मैं 30 से ले लूं तो क्या आएगा, -3 आएगा। ये वाला को अगर मैं 5 से ले लूं तो +4 आएगा। ये वाला को अगर मैं 5 से लूं तो -4 आएगा। ये वाला को अगर मैं 10 से लूं तो -2 आएगा, और अगर मैं 5 से लेता हूं तो क्या आएगा, +3 आएगा। ये वाला को अगर मैं 10 से लूं तो -4 आएगा। अब सभी का गुणा कर दो तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, तो क्या आया, 64 गुणा 3 तिया 9, 9, और इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो 1 माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इसको 5 से भाग दिए तो 5 ये कितना आ जाएगा, 5 से भाग दिए तो ये कितना जाएगा, 60 तक जाएगा। कितना बचा, 4 शेषफल बचा, ये 10 में गया तो -1 शेषफल बचा। तो यहाँ पे ये माइनस पहले से है और यहाँ पे एक माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, और जो भी आंसर आया 4 एकम 4, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर ये वाले क्वेश्चन को देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 123 धन 456 धन 789 धन 1011 धन 1213, इसको अगर हम लोग 10 से भाग दें तो क्या शेषफल देगा। तो अगर हम लोग इसमें शेषफल को देखें तो शेषफल के लिए क्या बोला है कि 10 से भाग देना है। 10 से भाग देने पे यहाँ पे क्या शेषफल बचेगा,
तो अगर हम लोग 10 से भाग देते हैं तो हमेशा कहाँ तक जाता है, अंतिम संख्या शून्य रहे वहां तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सभी संख्या के इकाई संख्या को शून्य से कितना आगे या कितना पीछे है उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे शेषफल मिलते जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना है, 123 है, कितना आगे है, 3 आगे है तो धन 3, ये कितना आगे है तो धन 6 आगे है, ये वाला ऋण 1 है, ये वाला धन 1 है और ये वाला धन 3 है। अब इसके बाद इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि सभी में गुणा था इसलिए गुणा करते थे, यहाँ पे क्या है धन है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सभी को धन कर देंगे। अब यहाँ पे धन लगा रहे हैं तो ये वाला क्या है माइनस में है, इसको अगर कोष्टक में लगा दे तो माइनस और प्लस ये वाला -1 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 प्लस में है, 3 प्लस में है, 1 प्लस में है और ये 3 प्लस में है, तब सभी को जोड़ देंगे तो 3 1 4, 6 4 10, 3 13, तो 13 में 1 को घटाने पे जो भी आएगा उसको हम लोग 10 से भाग देंगे, तो ये कितना आया 12 आया, और 12 को अगर 10 से भाग दे तो 2 बचा, तो ये क्या आया आपका आंसर आया। यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े इजी लेवल के थे। इससे अगर एक स्टेप और आगे बढ़ें तो ये जो क्वेश्चन आएंगे वो वाले क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा होगा 37 के घात में 231 धन 2, अब इतना को अगर हम लोग 38 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछा जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना रहेगा, जो ट्रिक हम लोग पहले से अपना रहे हैं केवल शेषफल पर ध्यान देंगे वही वाला ट्रिक अपनाएंगे कि इसको अगर हल करते हैं क्या करेंगे, ये बट्टा जो है उसको तोड़ देंगे तो बटे 38 एक अलग हो जाएगा, बटे 38 एक अलग हो जाएगा, किसमें 37 के घात में 231 और ये 2 बीच में धन लगा है इसलिए धन लगा देंगे। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग भाग दें तो 37 को 38 से भाग दिए -1 उसके घात में 231 ये बना, और ये प्लस में 2, ये 2 को भाग दिए तो 2 ही बचेगा। इसके बाद ये क्या है विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए -1 आया +2, तो -1 और +2 ये क्या आ गया +1, तो यही आपका आंसर रहेगा। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दिया है 8 के घात 81 उसके बटे में 63, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माना कि इसको 8 को एक अलग लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 के घात 80 बटे 63 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं 8 8 64 होता है ये जानते हैं, तो क्या करेंगे कि ये 8 एक रखे रहेंगे, ये 8 के घात 2 कर देंगे तो 8 8 64 हो गया ये, और इसके घात में ये 2 का है तो ये 40 हो जाएगा, तब ये 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो ये वाला को अगर हम लोग 63 से भाग दे तो 8 को अगर 63 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा 8 शेष बचेगा, और ये 64 हो गया तो 64 को अगर 63 से भाग दे तो 1 बचेगा, और ये 1 के घात में क्या लग जाएगा 40 लग जाएगा। फिर इसको हम लोग 63 से भाग देंगे तो 1 के घात 40 क्या आया 1 आया, 1 का गुणा 8 के साथ किए तो 8 ही बचा, और ये 63 मतलब कि क्या आया आपका 8 शेषफल बचा। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस को देखें तो माना कि कोई संख्या 4 के घात 75, इसको अगर हम लोग को 7 से डिवाइड करना है तो हम लोग जानते हैं कि 4 चौक 16 चौक 64 होता है। अब उसके बाद उसको अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचेगा 1, मतलब कि हमें कोई ऐसे संख्या तक पहुंचना है जिसको हम लोग नीचे वाली जो संख्या रहेगी उससे अगर भाग देते हैं तो हम लोग को शेषफल 1 2 3 ऐसे छोटी संख्या मिले जिससे हमें भाग करने में आसानी जाए। तब इसको अगर 64 तक पहुंचा दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको 64 पहुंचाने के लिए क्या करना होगा 4 के घात 3 करना होगा। अब इसको 3 का गुणा यहाँ पे अगर हम लोग कोई संख्या लगाए तब इसका गुणा हो जाता है, तो 3 का गुणा कितना बार करें कि 75 आए, तो 25 बार करेंगे तब 75 आएगा, तो ये 25 हो गया, 25 दिया 75, तो ये टूट गया घात में। अब इसके बाद इसको अगर 7 से भाग दे तो ये तो हलवा बन गया, तो इसको कितना हो गया ये 64/7 और इसके घात में 25, ये पिछला क्वेश्चन जैसे बन गया। इसको 7 से अगर भाग दिया 7 में 63, 1 बचा, 1 के घात में 25 लग गया, तो 1 के घात में 25 लगा तो आंसर क्या आएगा 1, आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर कोई और क्वेश्चन को देखें जैसे 3 के घात 148/5, इसको अगर देखें तो इसको क्या कर सकते हैं 3 तिया 9 पहुंचा दे। अब 9 को अगर हम लोग 10 से भाग दें तो दो टाइप से शेषफल बचेंगे, एक 9 बचेगा और एक क्या बचेगा -1 बचेगा। तो हम लोग का क्या चाहिए रहता है हमेशा -1 चाहिए रहता है या +1 चाहिए रहता है, तो -1 मिल गया हम लोग को। तो इसको क्या करेंगे 3 के घात 2 कर देंगे तो क्या हो गया 9 हो गया। अब 9 को यहाँ पे 2 किए हैं तो इसको क्या करेंगे 7 और 4 74 बार में तोड़ सकते हैं, 74 किए बटे 5, तो ये क्या हो गया 9 के घात 74/5। अब इसको हल कर देंगे तो 5 दूने 10, -1 बचा, -1 के घात में 74 लग गया, तो क्या आएगा आंसर 1, ये आपका आंसर हुआ। अब इसी में मैं अगर आपको बोलूं कि किसी और तरीके से बनाए तो मैथ्स का ये जो नियम रहता है चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो,
हमेशा कान पकड़ाना चाहिए। वैसे ही चाहे आप ये वाले तरीके से बनाओ, चाहे आप दूसरे तरीके से बनाओ, हमेशा जो आंसर रहता है वो सेम आता है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई संख्या में अगर 2, 3, 7 या 8 हो, तब क्या करेंगे कि उसके घात को 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो भी शेषफल आता है उसको इसके घात में लगा देते हैं। तब वो उसका क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ये हमने जाना था। तो क्या करेंगे, 148 को 4 से भाग दे देंगे, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ये क्या 37 बार में पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो पूर्णतः विभाजित के लिए क्या केस बताया था कि एक कम ले लेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको लगाएंगे। तो एक कम लिए तो क्या शेषफल बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है। तो अगर हम लोग 148 को 4 से भाग दे तो 37 बार जाता है। इसको अगर हम लोग 36 बार ले तो 4/4 बार जाएगा। तो ये जो 4 बच रहा है इसको हम लोग शेषफल में लगाते हैं, तो ये क्या आएगा, 3 के घात में 4/5, ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 81 के बटे 5 आ जाएगा। अब इसको भाग दिए तो एक शेषफल बच रहा है। तो यही एक शेषफल कहाँ बचा था, यहाँ बचा था। तो चाहे आप इस विधि से बनाए चाहे इस विधि से बनाए, आंसर हमेशा आपका एक आएगा। इसी तरह कोई और क्वेश्चन को देखें तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे 12 के घात 16 धन 15/13, अगर ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 12 है, 12 यानी कि -1। अब इसके घात में क्या लगाना है, 16 लगाना है, धन 15/13, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर 13 को भाग दे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएगा, 16/13, 13 से भाग दिए तो 3 शेषफल बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार अगर हम लोग कोई और क्वेश्चन देखें, जैसे कि 13 के घात 231/9, अब इसको अगर बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 13 को हम जब 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है। तो 4 के घात में 231 लग गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये 4 को हम लोग 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 के घात 2 पूरा के घात 231 लिख सकते हैं। ठीक। अब इसको हम लोग, ये 2 का गुणा 231 के साथ होगा, तो 2 के घात 462/9, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग को 2 को 9 के करीब लाना है। तो 9 के करीब कौन सा आता है, 8 आता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आया, 8 लाने के लिए 2 के घात 3 लगाना पड़ेगा और 3 से अगर भाग दे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12, 154 तक जाएगा /9, ये गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8/9 और इसके घात में 154 लिख सकते हैं। ये 8 को अगर 9 से भाग देंगे तो -1 बचेगा और 154 लग जाएगा घात में। अब इसके बाद किसी भी माइनस संख्या के घात में अगर सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी को अगर यहाँ पे से दूसरा तरीका में बनाए तो क्या कर सकते हैं कि 9 सत्ते 63 होता है, तो 4 चौक 16 चौक 64, ये कर सकते हैं। तो 4 के घात 3 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 तक पहुंच गए। इसके बाद ये 64 के लिए अगर 3 को यहाँ पे निकाले हैं तो इसको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 77 बार में गया /9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 64 के घात में 77/9, तो ये क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 1 के घात में 77 अर्थात 1, यही आंसर आया सेम। अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे इकाई संख्या में क्या है, 3 है, तो जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन एक बनाए थे वैसा ही यूनिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट लेके बनाए। तो यूनिट नंबर वाले कॉन्सेप्ट में क्या बनेगा, क्या करेंगे, घात को /4 कर देंगे और जो भी शेषफल आएगा उसको 3 के घात में लगा देंगे और उसको 9 से भाग दे देंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इकाई संख्या में यहाँ पे क्या है, 3 है, इस कारण से क्या करेंगे, 231 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 3/4, ये जो 3 बच रहा है इसको कहाँ लगाना है, 13 के घात में लगाना है। तो 13 के घात में लगाएंगे, 13 के घात 3/9। अब इसको अगर हम लोग भाग दें तो ये छोटा हो गया, 231 वाला कहाँ हो गया, 13 के घात 3 में पहुंच गया। अब इसको अगर भाग दे तो 4 के घात 3 लिख सकते हैं /9, तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 को 9 से भाग दिए तो कितना बचा, 1 शेषफल बचा। तो यहाँ भी क्या बच रहा है, 1 ही शेषफल बच रहा है। तो कैसे भी बनाओ आंसर हमेशा सेम आता है। ये वाला जो क्वेश्चन था घात के ऊपर घात वाला, ये वाला क्वेश्चन अंतिम रूप से लगभग हार्ड क्वेश्चन था। इसके बाद अगर अगला लेवल में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या के घात के ऊपर घात दे दिया रहता है और किसी अन्य संख्या के घात के ऊपर घात दे दिया रहता है, उन सभी को आपस में जोड़ दिया रहता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उसे मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगा और अगले वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन को लेके आऊंगा। मिसलेनियस क्वेश्चन में इसी शेषफल और इकाई संख्या और संख्या पद्धति इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाता, उन्हें विविध क्वेश्चन में रखा जाता है।
तो उस क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा और उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते जाएंगे, जिससे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम लोग इस संख्या पद्धति के हर क्वेश्चन को बना सकेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में खबर मिलती रहे। धन्यवाद।